सो 21 शुरू करने से पहले 19 आर्टिकल 19 को लेकर के मैं एक बात बता देती हूँ आपको। एक बहुत फेमस केस रहा है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो 2015 में हुआ था। जो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था ना आपका, उसका एक सेक्शन था 66A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 का। ठीक है, सेक्शन 66 क्या कहता है? इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस टू सेंड ऑफेंसिव मैसेज फ्रॉम अ कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, कि आप किसी के पास अगर ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो तो ये क्राइम है। इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने खूब एक्सप्लॉइट किया। जो भी इनके अगेंस्ट बोला, सेक्शन 66A के तहत उसको ऑफेंसिव मैसेज कंसिडर कर लिया गया और उनको अंदर कर दिया गया क्रिमिनल केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये जो आपका सेक्शन 66A है ना, दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करता है। सो इसको लेकर के लिखो, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, एक्सेसिवली वेग, एक्सेसिवली वेग, वेग का मतलब क्या होता है? क्लियर कट बताया ही नहीं आपने कि व्हाट इज ऑफेंसिव मैसेज, है ना। अब ऑफेंसिव मैसेज तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है ना, तो देयर इज अ वेगनेस अराउंड इट। एक्सेसिवली वेग, VAGUE, वेग, अनक्लियर, वेग, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड एंड अंडर डिफाइंड, एंड अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड का मतलब क्या है? कि आपने इसको प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं कर रखा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंसिव मैसेज। ठीक है, सो इट ब्रीचेस, it breaches the right of citizen, the right of citizen to have freedom of speech and expression। ठीक है, एक आर्टिकल 20 को लेकर के अपडेट कर लो। उसमें मैंने बताया था ना कि कुछ एविडेंसेस देना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, सेल्फ इंक्रिमेशन के अगेंस्ट आप नहीं करा सकते, है ना। दूसरा ये कहता है पॉलीग्राफिक टेस्ट जो होते हैं, व्हाट आर पॉलीग्राफिक टेस्ट? लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ये कहते हैं कि ये जो है वो आर्टिकल 20 में कंसिडर नहीं किए जा सकते। आर पॉलीग्राफिक टेस्ट, पॉलीग्राफिक, POLYGRAPHIC, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रैकेट में लिखना एग्जाम्पल लाई डिटेक्टर्स, लाई डिटेक्टर्स, and brain electrical activation profile, brain electrical activation profile, BEAP, brain electrical activation profile, BEAP tests are prohibited by article 20। they are unjustified, they unjustified intrusion into mental privacy, they are unjustified intrusion into mental privacy। ठीक है, कि आप तो अगले के दिमाग की पढ़ रहे हो, व्हाट इज दैट? तो ये इंट्रूजन है प्राइवेसी में, मेंटल प्राइवेसी में। ठीक है, तो इनको, इनके बेसिस पे किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती, अकेले इनके बेसिस पे। ये सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, ये सपोर्टिंग एविडेंस हो सकते हैं, बट ये मेन एविडेंस नहीं हो सकते किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो, राइट टू एस्टेब्लिश एनी इंस्टीट्यूशन, राइट टू एस्टेब्लिश एनी इंस्टीट्यूशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन is not a fundamental right।
कि आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको अगर रोका जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाओगे कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है स्टैब्लिश करना। आपको क्वालिफिकेशंस तो पूरी करनी पड़ेंगी ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एमबीबीएस कॉलेज खोलना चाहते हो तो देयर मस्ट सम प्री रिक्विजिट कंडीशंस, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, right to register in your institution, sorry, register a society या register an association, ये नहीं है फंडामेंटल राइट, है ना। रजिस्ट्रेशन फंडामेंटल राइट नहीं, उसके लिए कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, नहीं, वो जब आप एक कंक्लूसिव उस पे नहीं पहुंच पाते हो ना, तो आपको कोई सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए। देखो एविडेंस का क्या सीन होता है, एविडेंस कोर्ट कहता है, पहला रूल है, 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं एविडेंस देने के। पहला रूल ये कहता है एविडेंस देने का कि एविडेंस शुड बी द बेस्ट एविडेंस, कि आपके पुलिस के पास या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास जो बेस्ट एविडेंस आप वो प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, वो नहीं करा सकते या वो अवेलेबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट, वो अवेलेबल नहीं है तो थर्ड बेस्ट। तो वहां पिक्चर में आते हैं कि जब पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है पुलिस को भी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी कि कुछ मिला ही नहीं पर पक्का पता किया इसने है, तो वहां पर सपोर्टिंग एविडेंस की तरह से काम कर सकता है। और जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस है, दे ऑल आर अगेंस्ट द स्टेट, दे आर नॉट एनी इंडिविजुअल। मर्डर है, दिस इज अगेंस्ट स्टेट। क्यों? क्योंकि उससे आप जो है हैवॉक तो कहां क्रिएट कर रहे हो, स्टेट में कर रहे हो ना, स्टेट में और बाकी जो लोग हैं उनकी सेफ्टी पे खतरा है अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो। तो जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, दे आर ऑल अगेंस्ट द स्टेट, या मतलब भारत देश की सरकार। ठीक है, उनके अगेंस्ट होता है, ये कभी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होगा मर्डर का केस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल 21 की। तो बेसिकली इसमें जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज फर्स्ट वन इज आर्टिकल 21। वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल को मिला है ये, है ना। ठीक है, अब आर्टिकल 21 को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, आर्टिकल 21 में लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इस शब्द को ध्यान से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हूं। राइट टू लाइफ है ना, द फर्स्ट वन इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इनको अलग अलग देखते हैं। देखो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, सबसे एक्सटेंसिव फंडामेंटल राइट। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, इसमें राइट टू प्राइवेसी भी आ गई। मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है कि ये सारे के सारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में आते हैं। यूपीएससी सवाल पूछता है, लास्ट 2022 में भी पूछा है कि इनमें से कौन सा राइट टू लाइफ के अंडर नहीं आता। ठीक है, तो आपको वो लिस्ट भेजो, कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी। जैसे राइट टू प्राइवेसी को बोला ना कि दिस इज अ फंडामेंटल राइट, है ना। अभी रिसेंटली बोला है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। तो धीरे धीरे वो आर्टिकल 21 के अंदर लिस्ट को बढ़ाता जा रहा है कि दिस इज राइट टू लाइफ, है ना। राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। हाँ सीरियसली, राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। इसको लिख लो चाहे कहीं पे। हाँ क्या, हरियाणा में कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता। अब देखो राइट टू लाइफ तो समझ में आया कि सबको जीवन जीने का अधिकार है। पहले जो स्टार्टिंग में 1950 में कोर्ट ने बहुत एक नैरो अप्रोच ली कि राइट टू लाइफ का मतलब और पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आपकी बॉडी से रिलेटेड ओनली, आपका माइंड या आपकी स्पिरिट काउंट नहीं करेगी। आपका माइंड चाहे अनहेल्दी है, आपकी स्पिरिट चाहे अनहेल्दी है, फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी अगर जिंदा है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मतलब एक क्या है कि बस एक एनिमल एग्जिस्टेंस,
चाहे जानवरों की तरह पड़े हो बट जिंदा तो हो। ये अप्रोच नैरो अप्रोच कहते हैं इसको। इसके बारे में हम थोड़ा सा लेटर ऑन पढ़ेंगे। क्या कहा कि मरने का भी तो अधिकार है ना, अगर किसी को जीवन जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है। इसको लेकर के स्टार्टिंग से अब तक की डेवलपमेंट में आपको बताती हूँ। दो तरह से मरा जा सकता है। फर्स्ट वन इज सुसाइड। मतलब यार इसमें बेसिकली एक्सप्लेन दो चीजों को किया गया है। द फर्स्ट वन इज सुसाइड, अनदर इज यूथेनेशिया। ठीक है, सुसाइड को कवर करता है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, पुरानी। इसने कहा 309 ऑफ आईपीसी ने कि अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो दिस इज एन क्रिमिनल ऑफेंस, आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये 309 ने कहा। अब धीरे धीरे इसको कहने लगे लोगों ने बात, जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट ने 2017 ने कहा कि वो मेंटली परेशान है तभी तो सुसाइड करने जा रहा है, आप उसको सजा और दे रहे हो। थोड़ा कंपैशन से पेश आओ ना भाई, ऐसा मेंटल हेल्थ का पेशेंट है वो। ठीक है, तो कोर्ट ने इसको लेकर के टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस, इसको लेकर के कोई भी कोर्ट अभी तक एक फाइनल जस्टिफिकेशन पे नहीं आया। इसको लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट केस एक आता है आपका पी रथिराम केस। पी रथिराम केस, रथिनाम केस 1994 का। ठीक है, 1994 का, जब सारी जो ये कोर्ट थी, मद्रास हाई कोर्ट अलग बोल रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट अलग बोल रही थी कि भाई सुसाइड करना क्रिमिनल ऑफेंस है। कोई कह रहा था नहीं क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ऐसे इंसान को तो दया की दृष्टि से देखना चाहिए, वो ऑलरेडी परेशान है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज सेटल डाउन की कि ये जो है ये गलत है, ये सेक्शन 309 ये नहीं होना चाहिए। सुसाइड मस्ट बी डीक्रिमिनलाइज, कि वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। बट इसको लेकर के कुछ आया नहीं है अभी तक, कोई ऐसे नहीं। अब भी सबके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। बट जो नया आपका आईपीसी का नया नाम क्या है, बीएनएस। बीएनएस में ये सेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपने आप समझ लेना चाहिए कि सुसाइड इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस। बट अगर आप सुसाइड ट्राई करते हो किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए, तब क्रिमिनल ऑफेंस है। तो बीएनएस ने सिर्फ उसको लिस्ट डाउन किया है कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर उसका काम करने से रोकने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, सो दिस विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इसको लेकर के था। बीएनएस में इसको लिखा है सेक्शन 224 में। इतना याद करने की जरूरत है, 309 याद कर लेना बस। बीएनएस में नहीं है 309 वाला कंपोनेंट, सिर्फ ये कंपोनेंट ऐड किया है कि पब्लिक सर्वेंट को अगर उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए यू अटेम्प्ट सुसाइड, सो दैट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के ये आया। अब बात करते हैं यूथेनेशिया का। व्हाट इज यूथेनेशिया? इच्छा मृत्यु जिसको कहते हैं। ठीक है, इच्छा मृत्यु दो तरीके से हो सकती है आदमी की, एक तो एक्टिव, एक पैसिव। यूथेनेशिया दो तरीके का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, आप जहर का इंजेक्शन दे दो, जो इंसान नहीं चाहता जीना। ये राइट टू डाई का मतलब यही है ना कि भाई मैं नहीं जीना चाहता, मेरी लाइफ तो जो अभी मैं जिंदगी जी रहा हूं मौत से भी बदतर है, आई शुड डाई या आई वॉन्ट टू डाई। तो ऐसे केस में एक एक्टिव का मतलब तो क्या है, आप उसको कोई ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये तो है एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव का मतलब है ये है कि वो अगर वेंटिलेटर पे है उसकी ऑक्सीजन हटा दी, ये लाइफ सपोर्ट को हटा दिया, या जो मेडिकेशन थी उनको देना बंद कर दिया, ये है पैसिव यूथेनेशिया, क्यों सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया बस। ठीक है, समझ आ गई ये बात। इंडिया में एक्टिव की तो बात ही नहीं हो सकती, हमारे मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला केस यूथेनेशिया को लेकर के आता है, लिखो इसको, ज्ञान कौर केस 1994। ज्ञान कौर केस 1994, उसमें कहता है कि दिस इज अनलॉफुल, यूथेनेशिया नहीं होना चाहिए। कई पेशेंट डिमांड करते हैं ना कि भाई मेरी लाइफ ऐसी हुई, मैं तो वेजिटेटिव स्टेट में हूं, पड़ा हुआ हूं, या मैं ब्रेन डेड जो इंसान है। अब वो ब्रेन डेड इंसान क्या है कि उसकी तो लाइफ बची नहीं है, बाकी फैमिली की खराब होगी ना। तो ब्रेन डेड पर्सन के बिहाफ पे उसकी फैमिली मेंबर रीच करते हैं कि भाई इसको तो हम बोलते हैं ना कई बार अपनी उसमें भी, इसको तो भगवान उठा ले तो अच्छा है। तो दैट केस
ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज अनलॉफुल, हम यूथेनेशिया इंडिया में स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अनलॉफुल लिख लो, अनलॉफुल, यूथेनेशिया इज अनलॉफुल। फिर दूसरा आता है अरुणा शबौग, SHABAUG, अरुणा शबौग केस 2011 में। अब क्या डेवलपमेंट होती है इस केस में? अरुणा शबौग 11, इसमें क्या हुआ था कि शी वॉज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, तो किसी ऑफिस बॉय वगैरह ने मतलब ही रेप्ड हर, और उसके बाद वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। ठीक है, लाइफ सपोर्ट से जिंदा थी। तो शी डिमांडेड कि भाई मेरा नहीं, और कितना लंबा टाइम हो गया था उसको, बहुत लंबा टाइम, ईयर्स, सालों साल। तो शी सेड कि भाई मुझे तो आई हैव अ राइट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। तो कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी कि आपका सपोर्ट सिस्टम हम विड्रॉ नहीं कर सकते, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि पैसिव यूथेनेशिया कैन बी कमिटेड, ये किया जा सकता है, बट इनको अलाउ नहीं किया था इस केस में। मैं ये क्लियर कर दूं कि अरुणा को नहीं अलाउ किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी थी रिगार्डिंग पैसिव यूथेनेशिया, कि उसको लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी आ गई थी। तो अपेक्स कोर्ट ने रिजेक्टेड कर दिया था हालांकि इनका तो आइडिया कि आपको नहीं दिया जा सकता। तो दो कंडीशंस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो कंडीशन पे आप लोग ये पैसिव यूथेनेशिया कर सकते हो। नंबर 1, ब्रेन डेड पेशेंट्स पे। ठीक है, ब्रेन डेड पेशेंट्स पे क्या कर सकते हो? ब्रेन डेड पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, जो पेशेंट परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, किसमें है? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, उन लोगों का आप बेसिकली उनको खाना दे, वो हटा सकते हो, उनको जो मेडिसिन आप दे रहे हो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, उनको हटा सकते हो। सो दैट वे दो कैटेगरी ऐसी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पैसिव यूथेनेशिया को एक्सेप्टेबिलिटी दे दी, गाइडलाइन इशू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूं, मेंस के आंसर लिखोगे तो थोड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो कॉमन के उसने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ राइट टू लिव विद डिग्निटी नहीं होता, राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होता है, कि आप कम से कम एक इज्जत की मौत मर पाओ, ये भी राइट टू लाइफ होता है। ठीक है, सो राइट टू लाइफ constitute right to life constitute not only to live with dignity but also contains to die with dignity, to die with dignity। हाँ, इसकी डेट मेरे को ध्यान नहीं है सुमित, मैंने नोट डाउन नहीं की है, काफी ये रीसेंट का, ये बहुत पुराना केस नहीं है, क्योंकि 2011 तक तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी ना, उन्होंने पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आपको समझ राइट टू डाई समझ में आ गया, दो तरीके से, सुसाइड एंड यूथेनेशिया। सुसाइड में हमने एक केस किया, रतिनाम केस 1994, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पहले ही बहुत परेशान है, आप इनको और परेशान कर रहे हो। तो बेसिकली 309 आईपीसी को लेकर के बात थी। 309 आईपीसी क्या बोलते हैं? सुसाइड करना क्राइम है। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब स्टेट के अगेंस्ट आपने क्राइम किया है। ठीक है, तो उनको 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इस केस में उन्होंने कहा कि, तो फिर दूसरी बात आती है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो नई अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है, उसने इस सेक्शन को ही हटा दिया, सिर्फ सेक्शन डाला 224, जिसके तहत आप सुसाइड अगर पब्लिक सर्वेंट को उसके काम से रोकने के लिए करते हो, सो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ओनली। फिर यूथेनेशिया पे बात करते हैं। पहला केस कौन सा है यूथेनेशिया को लेकर के? ज्ञान कौर केस है ना, उसमें कहा कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए। फिर अरुणा केस आया, उसमें कहा कि भाई देखो पैसिव वाला कमिट कर सकते हो, पर ये गाइडलाइन होनी चाहिए, इन दो के लिए होना चाहिए, और दो उनको मना कर दिया था। आफ्टर दैट तीसरा केस आता कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ इज इक्वल टू राइट टू लिव प्लस राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है,
तो ये तो था आपका राइट टू डाई, मरने का अधिकार। अब जीने के अधिकार पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका, लिखो, गोपालन केस 1950। गोपालन केस 1950। मैंने बताया इसमें कोर्ट ने बहुत राइट टू लाइफ की ना बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दी। नैरो कैसे इंटरप्रिटेशन दी? उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपकी बॉडी तक ही सीमित है, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट, इस बात से इसका राइट टू लाइफ का और लिबर्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपका माइंड फ्री नहीं है सपोज, या आप मेंटली जो है इल हो, तो ये राइट टू लाइफ का मतलब केस नहीं है। इसको बेसिकली दैट दो चीजें आती है यहां से, इससे इसके बैकग्राउंड में हम पढ़ते हैं। नंबर वन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आपने पढ़ा था ना इसकी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। नेक्स्ट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमें ये दो केसेस बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। अनदर वन इज मेनका गांधी केस 1978। ठीक है, यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई नहीं, राइट टू लाइफ का मतलब बहुत वाइड है, आपके सिर्फ आपकी बॉडी से नहीं, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, सब कुछ फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से वाइडर इंटरप्रिटेशन आई। इन दोनों को समझने के लिए हमें इन दो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड अनदर वन इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये तो यूके का कॉन्सेप्ट है। दिस वन वॉज स्टार्टेड इन यूके ऑन दो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड राइट में था ये, अब यूएस में प्रेवलेंट है, वहां से खत्म हो गया, अभी यूएस में प्रेवलेंट है। ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ, पहला वाला प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अगर कोई भी पहला वाला जो कोई भी लॉ है, अगर वो एक प्रॉपर तरीके को फॉलो कर रहा है और उसको ऑथोराइज एजेंसी ने ही उस लॉ को बनाया है, तो वो लॉ क्या है? जस्ट है, वो लॉ सही है। तो लिखो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को, इफ एनी लॉ इज ड्यूली एनेक्टेड बाय duly enacted by law making agency and it is just if it has followed a correct procedure, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर इस कोई भी लॉ सही तरीके से पास हुआ हो, हमारे यहां सही तरीका क्या है लॉ पास करने का? किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दोनों हाउस पास करेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां से उसको एक्सेंट मिलेगा, गेजेटेड ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएगा, दैट बिकम्स लॉ। अगर प्रॉपर तरीका फॉलो किया गया है, लॉ क्या है? जस्ट है। तो इस केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था। ये क्या कह रहा है कि इट प्रिवेंट्स ओनली आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शंस। लेजिस्लेटिव एक्शंस का मतलब क्या है कि अगर लॉ सही तरीके से पास होगा तो ये आर्टिकल 21 आपको नहीं बचा सकता। मतलब लेजिस्लेशन आपका राइट टू लाइफ ले सकती है, क्योंकि यहां भी लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कोई भी लॉ प्रोसीजर से पास हुआ है और उसको सही लॉ मेकिंग एजेंसी ने बनाया है, तो योर लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी टेकन, है ना। तो यही इस केस में आया। तो इसको कहा आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं ली जा सकती, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन से ली जा सकती है। इसमें लिख लो, इट प्रिवेंट्स only from arbitrary executive action, not from arbitrary legislative actions. Not from arbitrary क्या होता है?
है ना। हम्म आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। शिखा बेटे, ये ऐसे काबू में आएगा ही नहीं। हाँ, फेयर में इसको ऐसे ही डिवीजन करके लिखना है, ये थोड़ा अलग तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा कहता है, ये कंसेप्ट तो पता चल गया, एक गोपालन केस में आया। अब सुप्रीम कोर्ट आती है, मेनका गांधी केस, सुप्रीम कोर्ट के पास आता है मेनका गांधी केस 1978 में। अब कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ इतनी छोटी सी चीज नहीं है सिर्फ बॉडी से रिलेटेड हो। राइट टू लाइफ तो बहुत बड़ी चीज कॉन्स्टिट्यूट करती है, ना सिर्फ बॉडी बल्कि ऑल्सो माइंड। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, ठीक फॉलो होना चाहिए, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि लॉ जस्ट है, फेयर है या नहीं। ठीक है, तो अब ड्यू प्रोसेस में लिख लेंगे, ड्यू प्रोसेस में लिख लेंगे, इट चेक्स, इट चेक्स if law deprive life and personal liberty, if law deprives life and personal liberty, life and personal liberty, but also finds that any law is not fair or just, not fair or just। तो ड्यू प्रोसेस में क्या है कि सिर्फ प्रोसीजर मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि लॉ जस्ट है या फेयर है या नहीं। जस्ट का मतलब क्या है? न्याय देने वाला। फेयर का मतलब क्या है? किसी की तरफ बाइस तो नहीं है। तो इस ये तो बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन हो गई ना, है ना। प्रोसीजर तो हो ही हो, प्लस आपको जस्ट और फेयर भी चेक करना है। तो यहां से आया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेनका गांधी केस में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहां तक था राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको एक लिस्ट भेज रखी है, वो सारी राइट टू लाइफ के अंदर आती है। तो अब कुछ केसेस आए, कुछ दो तीन चीजें थी। पहला तो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं। दूसरा आपका राइट टू प्राइवेसी को लेकर के दिए हैं। तीसरा राइट टू चूज पार्टनर उसको लेकर के दिए, राइट टू एजुकेशन को लेकर के दिए। तो ये तीनों चीजें किसमें कवर होती हैं? लाइफ। इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कर दूं? तो पहला इसको लेकर के अभी क्या है, इसको चैलेंज किया गया। होमोसेक्सुअलिटी का क्या मतलब होता है कि जब सेम सेक्स के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट इज बेसिकली आर्टिकल 14, 15 और 21 को क्वेश्चन में लाया गया। ठीक है, इसमें कवर होते हैं LGBTQ। ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर। ठीक है, इस कम्युनिटी के लिए था। इन्होंने कहा कि उनको वैसे राइट नहीं मिलते जैसे आप लोगों को मिले हुए हैं, मेल या फीमेल को मिले हुए हैं। शादी कर सकते हो, फैमिली बना सकते हो और बेसिकली रजिस्टर भी कर सकते हो अपनी मैरिज को, बट इनको तो नहीं मिल रहे हैं राइट। तो इसका मतलब इक्वालिटी भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में भी इनको बेसिकली कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। देन आर्टिकल 21, ये तो राइट टू लाइफ भी नहीं है। तो आर्टिकल 14, 15, 21 के बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया। आपकी बेसिकली ये था होमोसेक्सुअलिटी क्राइम था पहले इंडिया में, सेक्शन 377 के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस था। क्रिमिनल ऑफेंस था। 2013 में पहला केस आता है, नाज फाउंडेशन केस। इसमें कहा गया
कि हाँ क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ अपहेल्ड, कोर्ट ने कहा हाँ ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, उसके बाद अगला केस आता है आपका 2018 में, 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह जौहर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग लिया, इसमें डिक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, इसमें डिक्रिमिनलाइज कर दिया कि ये जो सेम सेक्स है ये बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। कैसे याद रखना है ये तुम्हें पता है अच्छे से, नवतेज सिंह जौहर केस। ठीक है, इसमें डिक्रिमिनलाइज करना है तो ये तुम्हें याद रख, कैसे याद करना है ये कर लेना। ठीक है, और इसमें कोर्ट ने कहा कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के पास सेम राइट्स होने चाहिए जो बाकी लोगों के पास है। ठीक है, तो इसके बारे में बात हुई। एक लिख लो, राइट टू अडॉप्शन इज नॉट फंडामेंटल राइट। राइट टू अडॉप्शन, बच्चे अडॉप्ट करना फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे मेल जो है सिंगल मेल फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ऐसे कुछ बेसिकली कंडीशंस है। राइट टू अडॉप्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनको लिखते रहो तो पूछ लेते हैं यूपीएससी। देन ईव टीजिंग, ईव टीजिंग, ईवीई TEASING, लड़कियों को परेशान करते घूमते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। दिस इज इंट्रूजन इन प्राइवेसी, बता देना उसको भाई तुम्हें कहीं हल्के में ले रहे हो, दिस इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और सीधे आर्टिकल 32 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। ठीक है, ईव टीजिंग इज एनक्रोचमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, आ गया ये, यहां पर डिक्रिमिनलाइज हो गई होमोसेक्सुअलिटी। फिर मैंने कहा आपको दूसरी चीज मैंने क्या बताई, ईव टीजिंग, सॉरी ING, एनक्रोचमेंट इन फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी पे ही आ जाओ अब, इसको पढ़ेंगे व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, आया कैसे ये राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर है, आर्टिकल ही किसके अंडर है। ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी कैसे, बेसिकली इसमें एक बहुत फेमस केस है केएस पुट्टुस्वामी केस, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। केएस पुट्टुस्वामी केस, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। ये कहता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। सो राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ का पार्ट किसने बनाया, राइट टू प्राइवेसी को पुट्टुस्वामी केस में बना। ठीक है, अभी वो आपका फंडामेंटल राइट है किसके अंडर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। ठीक है, इट इज एन हाँ इसी में, इट इज एन इनएलिएनेबल इन जिसको छीना नहीं जा सकता, इनएलिएनेबल, एलियनेबल नेचुरल राइट। ठीक है, तीसरा आता है राइट टू मैरी, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस, अपनी पसंद से शादी करना। पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ फंडामेंटल राइट। किस केस से आया, हाडिया केस, HADIYA, हाडिया केस 2017, हाडिया केस 2017। ठीक है, अब इसी में इंक्लूडेड है नंबर 4 राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन
ये बाद में ऐड हुआ, तो इसको 21A बोला जाता है। ठीक है, आर्टिकल 21A बोला जाता है। कर दू इसको, हटा दू? एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या लेकर के आया ये? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age. 6 to 14 years of age is a fundamental right. हर बच्चे का अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चे का कि इसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब ये नहीं बच्चा जाके कहे मुझे दून स्कूल में पढ़ना है, फ्री में पढ़ाओ। जो सरकार के अंडर स्कूल है वहां उनको 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 3 चीजें लेकर के आया। पहला तो क्या कि राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट। कितना? 6 से 14 साल के बच्चों का अधिकार है। ये याद रखनी है, एज ग्रुप भी याद रखना है। पहली अमेंडमेंट तो ये की। दूसरी क्या की? डीपीएसपी में चेंज लेकर के आए। डीपीएसपी, व्हाट इज डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में बदलाव लेकर के आए। अर्ली चाइल्डहुड केयर, उन्होंने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाएगी। आंगनवाड़ी मतलब कितने साल के बच्चों को? 6 साल तक के बच्चों को। YERS टू 6 years ऑफ एज, 6 साल के बच्चों। अब उसके बाद डीपीएसपी ने तो बता दिया कि 6 साल के 0 से 6 साल के बच्चों को क्या दी जाएगी? अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब यही होता है ना, 6 साल तक के बच्चे अर्ली चाइल्डहुड हुआ। अब उसके बाद उनका फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चों को। तीसरी अमेंडमेंट की फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज में बेटा बात मत किया करो, यहां ध्यान दे लो। मुझसे पूछ लो क्या पूछना है, यही इंपॉर्टेंट। इसी में चेंज करके पूछ लेंगे कि 6 साल तक के बच्चों को फंडामेंटल राइट है फ्री एजुकेशन का, और तुम ठीक मार्क करके आओगे उसको। अभी ध्यान से सुनोगे नहीं। 6 से 14 साल इज फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी 0 से 6 है। एंड ये सिर्फ उनका फंडामेंटल राइट नहीं, ये हर माँ बाप की ड्यूटी भी है अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्या है? हर माँ बाप का, पेरेंट्स का की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। ठीक है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 3 चीजें लेकर के आया। हाँ हाँ, वो इसमें ऐड कर देते हैं। वो बेसिकली क्या है? स्कीम है। मिड डे मील इज नॉट फंडामेंटल राइट, वो एक स्कीम है गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इनरोल करें एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए। तो दैट वाज अ स्कीम, इंटीग्रेटेड स्कीम है, उसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। ठीक है, एक केस लिखो इसको लेकर के, उन्नी कृष्णन केस, UNNI, उन्नी कृष्णन केस 1993। 1993 में कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट मान लिया था, तभी ये 2002 में एक्ट आया था। ठीक है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, कहा कि फ्री एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। और फिर क्या लेकर के आई सरकार? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 कि अगर ये फंडामेंटल राइट है तो हम प्रोविजन इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
तो कौन सा एक्ट आया? आरटीई एक्ट, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई एक्ट लिख लो 2009, आरटीई एक्ट 2009। अब नहीं देखो, एक केस आया, सीक्वेंस समझना, क्रोनोलॉजी समझिए। सुप्रीम कोर्ट में केस आया, ठीक है, कौन सा? उन्नी कृष्णन केस 1993 में कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अब उसको फंडामेंटल राइट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब उसने क्या किया? इन तीन चीजों को चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में 86 से। ये भी क्वेश्चन एक बार देखा स्टेट पीसी में कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इनमें से क्या आया था? तीन चीजें आई थी कि उन्होंने किस किस में चेंज किया? फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में। एज ग्रुप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स ये कहता है कि फिर 2009 में गवर्नमेंट एक्ट ले आई, उस एक्ट के तहत फिर स्कूलों में एडमिशन होने लगे। तो ये क्रोनोलॉजी थी बेसिकली। केस से आपका वो आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का पार्ट है या नहीं है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कोई प्रोविजन लेकर के आएगी, फिर एक्ट लेकर के आएगी, ठीक। समझ में आ गया? आर्टिकल 21 बहुत एक्सटेंसिव था, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें समझने की थी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या, अच्छा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिर्फ सिटीजन्स को है या सबको है? सबको है, जीने का अधिकार, ये समझ लें सबको है। तो ये सिटीजन को भी है, ये फॉरेनर्स को भी है। तो सबसे पहले हमने एक पार्ट में किया राइट टू लिव लाइफ, और दूसरे में किया राइट टू डाई। डाई में हमने दो चीजें पढ़ी, द फर्स्ट वन इज सुसाइड 309 आईपीसी, आफ्टरवर्ड्स यूथेनेशिया एंड केसेस पढ़े यूथेनेशिया की, कि वो अभी पैसिव यूथेनेशिया हमारे यहां पर अलाउड है, वो दो स्टेट में अलाउड है, वन इज परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में या ब्रेन डेड पेशेंट से, ठीक है। बहुत लंबी गाइडलाइन आई थी, वो करंट में हो तो न्यूज का, नहीं तो अभी आपके यूज का नहीं है। ये वही है यूथेनेशिया के, पैसिव यूथेनेशिया के अंडर, कि वो लिख के मरे कि भाई मैं अगर ऐसे स्टेट में चला जाऊं तो मुझे मार देना। तो मतलब हम लोग जैसे जीते जी अपना कुछ प्लान कर ले, क्योंकि बाद में पता चला हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम हो जाए ब्रेन डेड और बच्चे मरवा दें, है ना, कि कब ये जाए और कब प्रॉपर्टी मिले। तो इससे पहले आप अपनी लिविंग विल बनवा करके जा सकते हो, लिविंग विल, है ना, कि मैं अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आई मस्ट एडमिनिस्टर यूथेनेशिया, ठीक है। तो राइट टू लाइफ में सबसे पहले गोपालन केस आया 1950, उसमें कोर्ट ने क्या किया? प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ पे फोकस किया, नैरो इंटरप्रिटेशन दी कि लाइफ एंड लिबर्टी इज ऑल अबाउट योर बॉडी ओनली, ठीक है, आपके शरीर से रिलेटेड है, घूम सकते हो, फिर सकते हो, जा सकते हो। इसी में मेनका गांधी केस में मैंने वो बोला था ना कि अगर कंट्री टेरिटरी के अंदर घूमना है तो आर्टिकल 19, और देश के बाहर जाना तो आर्टिकल 21। मेनका गांधी केस का, मेनका गांधी का पासपोर्ट ले लिया था, तो फिर मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब आया था कि लिव विद डिग्निटी भी होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट योर बॉडीली एग्जिस्टेंस, मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए इंसान का, ठीक है। तो ये आपका मेनका गांधी केस आ गया। उसके बाद हमने होमोसेक्सुअलिटी को पढ़ा कि कौन से केस में क्रिमिनलाइज थी, कौन से में डिक्रिमिनलाइज हो गई। आफ्टर दैट आपका राइट टू अडॉप्शन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, अगेन योर ईव टीजिंग, इंट्रूजन इन राइट टू प्राइवेसी। फिर हमने राइट टू प्राइवेसी को ले लिया कि व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, कि राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है? आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ठीक है। फिर राइट टू चूज वंस पार्टनर, हादिया केस 2017, ठीक है। उसके बाद हमने आरटीई 21 को पढ़ा, डन, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22, मोस्ट प्रोबेबली 22 के साथ में फिर 23, 24 भी करा दूं, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।